बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा इस्माइल खान पसनी और मियाँ वाली में शहीद होने वाले फौजी जवानों को सलाम। उनके साथ साथ सिविलियंस जो इस सारे मामले के अंदर किसी बम धमाके में किसी भी तरीके से शहीद हुए, उन तमाम को हमारी तरफ से सलाम पेश करते हैं। लेकिन उन तमाम लोगों पे तनकीद भी करते हैं, उन तमाम लोगों पे अफसोस का इजहार भी करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए कि जो गुमराह हो गए, जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन्हें भी जो है वो अपने गिरबान में झांकना होगा। वो दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। हो सकता है कि दुश्मन वो खुद हों या दुश्मन के किसी चाल का शिकार हो चुके हों। बहरहाल इस मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान की अफवाज को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब दहशतगर्द हमलावर हो, हम यकजान होकर एक कौम बनकर दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो दोबारा मैसेज देना चाहते हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि जब भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर कड़ा वक्त आया, पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। चलते आज के प्रोग्राम की तरफ, कुछ बात करेंगे सियासत पर, और सियासत का मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब से जब सवाल पूछा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा वेलकम टू दी क्लब। साथ कहा कि मीसाक जमहूरियत को ज्वाइन करने का इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल खुलेआम मना नहीं किया कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद हो सकता है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या गिरफ्तारियों का नया मौसम आ गया है? इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। साइफर केस की बात हो रही है, क्या जमानत मिल सकेगी? क्या खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर होंगे या नहीं? तमामी सवालात का जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमें ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने। निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया। इब्तिदा कर लेते हैं। कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं, पे दर पे वाक़यात हैं, एक के बाद एक वाक़या है। नादिया मिर्ज़ा साहिबा, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि उस पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शरपसंद जो है वो तनकीद करने से बाज नहीं आ रहे। वो जो है वो अपनी बहादुर अफवाज को इस मौके के ऊपर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप किसी और मामले के ऊपर अगर तनकीद करना चाहते हैं पहले, तो वो भी आपका उस तरीके से हक नहीं बनता, लेकिन खास तौर पर दहशतगर्दी का वाक़या हो, सोशल मीडिया के ऊपर हम तनकीद देखें। मैं कह रहा था इब्तिदा यहाँ से कर ले, फिर आगे की तरफ चलते हैं पॉलिटिकल मामलात की तरफ। वेरी ट्रू फवाद। देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना, वो हमारा नेशनलिज्म होती है, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होती है, जिसको सेफ गार्ड करने की जरूरत होती है। और ऐसे मौकों पे जब हमारे पाक जवान शहीद होते हैं, वो कुर्बानियां देते हैं और द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो मेरा ख्याल है इस वक्त उनका मोराल हाई करने की जरूरत है। बजाय इसके कि बहुत सारी चीजें, देखिए मैं किसी इदारे पे तनकीद के तो किसी सूरत हक में नहीं हूं। अगर आपको किसी इंडिविजुअल पे या किसी पॉलिसी पे इशू टू इशू करनी है तो उस पर आप तनकीद बनाए एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप कोई बात कर सकते हैं। बट इस तरह से एक कलेक्टिवली आपने एक सोच लिया है कि आपने इदारों को निशाना बनाना है, और ऐसे वक्त में कि जब वो कुर्बान हो रहे हैं, वो शहादतें दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त कम अज कम और हर वक्त कम अज कम बहैसियत इदारा या उन नौजवानों को जो ड्यूटी, जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, जो ड्यूटी पे होते हैं, जो अपने फराइज निभा रहे होते हैं, उनको किसी सूरत तनकीद का निशाना बना किसी सूरत भी जायज नहीं है, और ये उनका मोराल लो करने के सबब बन सकता है। तो मेरा ख्याल है, और बहैसियत इदारा भी हम उसको कमजोर करने की साजिश में बिल वास्ता या बिला वास्ता हम उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेरा ख्याल है इस चीज को समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी को कोई ग्रीवेंसेस हो सकता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, किसी के सियासी मफादात हर्ट हुए हो, एग्जैक्टली पॉलिटिकल उसके इश्यूज हो, बट इट डजंट मीन कि आप बहैसियत इदारा किसी को तनकीद करें। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दुश्मन ने एक चाल चली है, और उस दुश्मन की चाल में हम बजाय इसके कि हम अपने मुल्क को, अपने जवानों को, अपनी फोर्सेस को, अपने इदारों को सपोर्ट करें, हम दुश्मन की चाल में चलकर बहकर और उनकी जो भी एक चाल है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी तो मुजम्मत करनी चाहिए, और ये होना ही नहीं चाहिए किसी से। बिल्कुल ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, आप बड़ा जो है वो जो दहशतगर्द तंजीमें हों या अस्करी तंजीमें हों या अस्करी तंजीमों से वाबस्ता लोग बड़ी रिसर्च इस हवाले से करते हैं, तो ये अचानक हमने देखा है कि कोई तहरीक जहाद आ गई है। मुझे तो महसूस ही होता है कि ये तहरीक तालिबान की पैकिंग के अंदर नया माल जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो इसके आपको ताने बाने कहाँ से मिलते दिखाई देते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये इसलिए मुअम्मा भी हल तलब है कि अभी तक उनकी तरफ से वीडियो बयानात, टेलीफोन मैसेजेस वगैरह तो मौसूल होते हैं, लेकिन उनकी तंजीम की हैयत क्या है या उसके अंदर कितने लोग हैं, इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं भी आपके इस तज्जिये से मुत्तफिक हूँ
कि चूंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कदम है और उसके ऊपर ये कहा जाता है कि वो उनकी लीडरशिप अफगानिस्तान में मौजूद है, और अगर टीटीपी को कार्रवाई करेगी तो उसका बहरहाल अफगान तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बराह रास्त असर होगा। और अब जब अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मामला ज्यादा सरगर्म है तो उस वक्त भी ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत ये चाहती है कि उनके खिलाफ एक और महाजना खोला जाए। तो इस पूरी जब हम पिक्चर को सामने लाते हैं तो फिर पता ये चलता है कि अगर कलदम टीटीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक्स की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करेगी तो सफारती मामला मजीद खराब होने का खतरा है। तो इसलिए ये एक फर्जी नाम से, चूंकि मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी तंजीम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो और वो बिल्कुल नहीं हो और उसका टीटीपी से कोई ताल्लुक ना हो, तो ये नामुमकिनात में से नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप अफगान महाजिरीन की वापसी से इसको कोई कनेक्ट करने के लिए माजिद साहब तैयार हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मफरूजा है? इसमें जी कलदम टीटीपी का मौकफ तो बहुत वाज़ेह है और अफगान तालिबान का मौकफ भी बहुत वाज़ेह है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त ज्यादती हो रही है और मामला को मजीद बेहतर तरीके से हल किया जाना चाहिए था। और कलदम टीटीपी तो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है और उनका ये ख्याल है कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत कबूल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है कि यहाँ पर इस चीज को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए और ये एक पैगाम दिया जाए कि अगर वहां पर कुछ ऐसे मामला सरंजाम दिए जाएंगे तो उसका जवाब इस तरीके से भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जाहिर है कि दहशतगर्दी की मजम्मत के साथ साथ हम तमाम लोग अपनी अफवाज को जो है वो एक मोरल सपोर्ट ही फराम कर सकते हैं। नादिया मिर्जा साहबा, बिलावल भुट्टो साहब के बयान, उनसे किसी ने एक सवाल पूछा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है या नहीं है? उनको क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? तो बिलावल साहब ने कहा वेलकम टू दी क्लब, और साथ ही कहा कि मिसाक जमहूरियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा बनना चाहिए। बिलावल साहब के बयान को कैसे देखती हैं आप? फवाद, मिसाक जमहूरियत की जो बात की जाती है ना, तो पहले तो देखिए मिसाक जमहूरियत डेफिनेटली एक अच्छी सोच के साथ एक बेहतर पाकिस्तान के लिए या बेहतर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए किया गया होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने लंदन में बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत किया था और उसके फौरी बाद और उसमें मिसाक जमहूरियत में एक ये शिक थी कि किसी डिक्टेटर से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, बट एट द सेम टाइम उस मिसाक जमहूरियत को साइन करने के बाद, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम कहते हैं, बीबी जो है वो इंटरनेशनली उन्होंने पूरी एक लॉबिंग की और उसके बाद मुशर्रफ साहब से मुज़ाकरात का आगाज किया। और मुशर्रफ साहब से आगाज मुज़ाकरात के करने के बाद आपको पता है कि अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व थे और कंडोलीजा राइस की बुक में ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और उसके बाद एक एनआरओ साइन किया, जिस एनआरओ को साइन करने के बाद उस एनआरओ के तहत वो पाकिस्तान वापस आई। तो पीपल्स पार्टी जो भी कहे, मिसाक जमहूरियत एक अच्छी सोच तो हो सकती है, लेकिन उस सोच पर पहले अमल दरामद उस तरीके से नहीं हुआ था। वो उसकी जितनी भी तावीलें दे कि फॉर दैट रीजन कि हमने उसको हटाना था या हमने उसको नहीं हटाना था, रीजन जो भी है, रीजनिंग अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल ये हुआ था और ये तारीख का हिस्सा है। अब आ जाते हैं अभी पे। तो देखिए अभी मिसाक जमहूरियत आपको याद तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई शदीद मुश्किलात से दो चार है। और जब कोई भी जमात मुश्किलात से दो चार होती है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा फिर नजरियाती जो उसकी एक लाइन होती है वो उस पर कायम नहीं रह सकती। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी उस नजरियाती किसी सोच को या उसकी नजरियाती लाइन को ब्रेक करने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए उसको कमजोर किया जाता है। ये वही पीटीआई थी जो कहती थी कि जी हम किसी की तरफ देख भी नहीं सकते, और इमरान खान साहब तो हाथ मिलाना किसी से पसंद नहीं करते थे। फ्लोर ऑफ द हाउस भी जब वो आते थे बहैसियत वजीर आजम तो हमने देखा कि वो हाथ नहीं मिलाते थे। और उसके अलावा भी जिसमें तमाम शरीक होते थे, चाहे वो इन कैमरा सेशन हो या दीगर कुछ ब्रीफिंग्स हो, जिसमें अगर ये पता होता था कि ऑपोजिशन लीडर आएंगे, फला लीडर आएंगे, तो इमरान खान साहब नहीं आते थे। तो ये तो एक रोल रहा है पीटीआई का। वो अपने आप को एक सुपीरियरिटी लेवल पे पता नहीं कहां रखकर बैठी हुई थी, उसको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ गई है। अब जो बिलावल साहब ने कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो 2008 में क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, वो एक अलग बात है कि बीबी की शहादत हुई थी जिसके नतीजे में एक सिंपैथी वोट भी था, लेकिन बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। हाँ, अलबत्ता
2013 के और 2018 के जो इलेक्शन थे, 2013 में जो मतलब लेफ्ट विंग की अगर मैं पार्टी कहूँ, जिनमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें उस वक्त एमक्यूएम भी थी, और जिसमें उस वक्त शायद एक और एएनपी जैसी पार्टी थी जिनको बड़ी थ्रेट थी, और दूसरी तरफ पीएमएलएन को कोई थ्रेट नहीं थी, जिसमें पीटीआई को कोई थ्रेट नहीं थी, वो बड़े आराम से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। लाइकवाइज 2018, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब हमारे मुक्तदर हलकों ने ये बात सोच ली होती है, और देखिए ये बातें सोच ली जाती हैं, एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ये जो कहते हैं ना कि 2000 पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमें लग रहा है कि पीएमएलएन को प्लेट में सजा के दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2008 के इलेक्शन कवर किए, 13 कवर किया है, 18 कवर किया है। मुझे नहीं पता 2008 में आप कर रहे थे प्रोग्राम या नहीं कर रहे थे, बट 2008 में पूरा एक माहौल था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आनी है। 2013 में पूरा एक माहौल था कि पीएमएलएन की हुकूमत आनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और 2018 में क्या माहौल नहीं था कि पीटीआई की हुकूमत आनी है। तो जहां ये सोच लिया जाता है, जहां ये प्लानिंग हो जाती है, वो तमाम चीजें उस तरीके से क्रिएट की जा रही होती हैं कि समझ में आ रहा होता है, माहौल बनना शुरू हो जाता है। नादिया साहब, मैं जरा माजिद साहब से जरा उनका तबसरा भी ले लूं। माहौल बनना शुरू हो जाता है। माजिद साहब, जरा आप फरमाइएगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, डार साहब भी कल जो है वो सेनेट में कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी नहीं मिली। हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। हर कोई उस इंतखाब में जिसमें वो हार गया उसको लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना देकर जो बताने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, मैं माजिद से मैं जरा तो 1 मिनट लूंगी। मैं कल अपनी टीम को कह रही थी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो गया, ये सच्चा प्यार हो गया जो किसी को नहीं मिलता। वो कहते ना, हमें कभी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो सच्चा प्यार है पॉलिटिशियंस का। माजिद भाई, हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, हर दौर का सच्चा प्यार अलग है। 2008 का अलग था, 13 का अलग था, 18 का अलग था। तो ये क्या आखिर मामला है? ये वाकई ऐसा होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, या बस जो है वो जो हार जाए बस वो वाला सच्चा प्यार नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों का एक अलमिया है, वो ये है कि ऑपोजिशन के दौर में उनके बयानिए का रुख कहीं और होता है, और जब उन्हें जैसे ही कोई सिग्नल्स मिलते हैं, रियासती इदारे उनके ऊपर मेहरबान होते हैं या किसी दूसरी जमात से नाराज होते हैं, तो वो बहरहाल अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब तक ये दायरे का सफर जारी रहेगा तो उसमें हम कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसलिए खुश है कि उनके रवायती हरीफ तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, और ये वाकई दुरुस्त है कि इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकती है और देगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल वोट को इज्जत दो या असूल ज़वाबित या जमहूरियत पसंदों के दीगर जो मामलात हैं उनको एक तरफ रखते हुए ये फैसला किया है कि फिलहाल जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए, उसे इज्जत दें, जो मिल रहा है उसे इज्जत दें। यही मौका, जी बिल्कुल, 2018 में तहरीक इंसाफ का बिल्कुल यही मौकफ था, और वो ये समझ रहे थे कि चूंकि मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है तो हमें अपना हिस्सा वसूल कर लेना चाहिए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि लेकिन तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल का शिकार है, 2018 में मुस्लिम लीग नून उतनी मुश्किलात का शिकार नहीं थी। तहरीक इंसाफ ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, और इसी का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग नून मैदान में है। जहां तक मामला पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का शिकवा वजह है कि उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि उन्हें आइंदा नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि 2008 और 13 की हुकूमत के बाद तकरीबन उनको 10 साल हो चुके हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे या हुकूमत नहीं बना पाए। तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि हो सकता है अब हमें मौका दिया जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि जो वादे वईद या तवक्कुआत उन्हें थी उन पे अमल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए अब उन्हें अपनी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ नजर आ रही है। तो कोई इत्तेहाद का भी आपको लगता है इम्कान है आगे के किसी मौके पे, किसी लेवल पे कोई इत्तेहाद बन जाए इनका आपस में? जी, ये चूंकि पाकिस्तानी सियासत में काफी गैर मुतवक्को चीजें होती हैं, और हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए थे, जिसमें सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में सेनेट के अंदर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन हुई थी। तो इस हवाले से मजीद बात आगे बढ़ सकती है, खारिज इम्कान नहीं कह सकते हम इसको। मैं जरा नादिया मिर्जा साहब, एक आखिरी 2-3 मिनट रह गए, मैं थोड़ा सा आपसे भी तबसरा लूं, उसके बाद माजिद साहब की तरफ जाऊंगा।
असद कैसर साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, और चौधरी साहब जो है वो तो तौबा ताइब करके जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तकलीफ के साथ बैठे हुए भी दिखाई दिए थे। तो फिर आपको लगता है कि नया कोई मौसम जो है वो शुरू होने वाला है गिरफ्तारियों का, या जिन लोगों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तनकीद के वो नश्तर नहीं बरसाए कि जो बरसाने की बात हुई थी, आखिर ये हो क्या रहा है दोबारा से? देखिए, वो जिस तकलीफ के साथ बैठे थे ना, ये वही तकलीफ का वो सिलसिला है। क्योंकि वो तकलीफ के साथ बैठे थे इसलिए उनको मजीद तकलीफ दी जानी है। मामला ये है कि जो फवाद चौधरी साहब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और उनके ऊपर प्रेशर था। जो बातें हमें कम से कम पता चली कि उनके ऊपर ये प्रेशर था कि जी बाकायदा तौर पर वो आईपीपी ज्वाइन करे। और हाल ही में आपने देखा था कि उनकी जहांगीर तरीन साहब से एक मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी कोई पोजीशन नहीं ले पाए थे और शायद वो डिसाइड नहीं कर पाए थे, मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। और मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद इलेक्शन लड़ने से भी इनकार कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे या जो भी वजह होगी, लेकिन उन्होंने अपनी कोई पोजीशन वाजे नहीं की थी जिस तरह से फारूक हबीब ने कर ली या दूसरे दीगर लोगों ने कर ली। असद कैसर साहब जो है अचानक, देखिए हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ मसला ये है कि फाइल्स तो सबकी बनी होती है, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है उसकी फाइल जो है उसका नंबर पहले ऊपर ले आते हैं, उनका नंबर पहले आ जाता है। क्या असद कैसर साहब आज से पहले जब मुलाकातें कर रहे थे, फिर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ भी गए बकौल ताज़ियत करनी सही या जिसलिए भी सही, उससे पहले वो पॉलिटिकली एक्टिव भी थे, उनके बयानात भी आ रहे थे और गवर्नमेंट गए हुए कितना अरसा हो गया, मेरा ख्याल है 16 नहीं 17 18 20 महीने के करीब हो गए, तो किसी को याद नहीं आया कि जिन्होंने करप्शन की थी। तो ये मामला जो है वो ना सीधे हैं और ना वो सीधे दिखते हैं, क्योंकि अब इतनी बुरी तरह चीजें एक्सपोज हो गई कि हम कह रहे हैं ना कि मामला सीधा लग रहा है लेकिन सीधा है नहीं, तो ना सीधा है और ना सीधा लग रहा है। तो वो तो बड़ी चीजें हैं कि जी आपने जब आर्म ट्विस्टिंग करनी और साथ एन उस दिन, क्योंकि जो एक चीज इंप्रेशन डेवलप हो रहा था वो ये हो रहा था, स्टैब्लिश हो रहा था कि जी जो असद कैसर साहब हैं वो बातचीत के मूड में हैं, इदारों से राब्तों में हैं शायद, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी वो राब्ते कर रहे हैं, बातचीत की फिजा को आगे लेके चल रहे हैं। तो जिस दिन आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेट अनाउंस हुई नहीं है, डेट अनाउंस करनी पड़ी है। बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा। अच्छा, एक चीज से मैं फवाद यहाँ पर ऐड करूंगी, ये जो पार्टीज की नजरियाती नजरियों की बात हो रही है ना, मौलाना गफूर अहदी साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी तो एजेंडा क्या था, तो वो उन्होंने कहा कि जी हमको सियासी इत्तेहाद, जो पीडीएम की जमातें थी या लाइक माइंडेड थी या जो भी थी इत्तेहादी थे, हम एक सियासी इत्तेहाद हम बनाए, मिलके इलेक्शन लड़े ताकि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कहीं से उनको मिल जाए कहीं से हमें मिल जाए। तो अमेरिका और तो सिंध में तो आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्योंकि हाँ सिंध में आप हाल देखें हमारी सियासी जमातों का और नजरियाती जमातों का, सो कॉल्ड मजहबी जमातों का, कि आप सिंध में एक पार्टी के साथ आप के अगेंस्ट इत्तेहाद बना रहे हैं जिसमें पीएमएलएन है, एमपीएम है और जेयूआईएफ है और जीडीए भी है। मतलब आप पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बना रहे हैं सिंध में, और रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द जो आपका मुल्क है दीगर सूबों में आप कह रहे हैं कि उसी पार्टी के साथ आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और जब ये मैंने 1 से 2 दफा इसको जोड़ दिया तो थोड़े नाराज हो गए। तो ये कौन सा नजरिया है? ये तो सिर्फ ये है कि मैक्सिमम वोट्स मिल जाए, इसमें ना नजरिया है, ना मंशूर है, ना कोई आइडियोलॉजी है, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो जब ऐसी लूली लंगड़ी अपाहज सोच के साथ मुल्क में जो सियासत कर रही है जमातें वो होंगी, तो फिर हालात यही होंगे जो हमें नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहबा आपका। माजिद साहब मैं दोबारा आपकी तरफ नहीं आ सका, मैं आपसे माजरत खाऊं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ बात करेंगे माशी मैदान की। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ बात कर लेते हैं मईशत की, और मईशत में IMF की टीम यहाँ पर मौजूद थी, क्या कुछ उनके साथ डीलिंग होती रही, किन चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल होता रहा। IMF की टीम के साथ साथ FBR के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ थोड़ा सा खतरा वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अहदाफ पूरे होंगे या नहीं होंगे। सुना है कि मंडे को कोई रिपोर्ट भी आएगी जिसमें वो अमल दरामद की पूरी लाइन पेश करेंगे IMF को कि हम किस तरीके से आगे चल सकेंगे। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जब भी IMF से मुतालिक मामला होते हैं तो खाकान साहब से हम ज़रूर गाइडलाइन लेते हैं कि कौम को सिक्के का वो रुख दिखाएं कि जो हकीकी है, बजाय इसके कि हम कहें कि जी सूरत हाल और मामलात बहुत बेहतर चल रहे हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब शुरू यहाँ से करेंगे कि इस वक्त IMF की टीम जो है उसके साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशन बड़े अच्छे तरीके से जा रही है। IMF खुश भी है कि पाकिस्तान ने उनके बताए हुए तमाम मामलात को ठीक तरीके से किया है। पाकिस्तान के 3 महीने अगर हम आखिरी देखें जो गुजरे,
तो क्या हमने मईशत को उन खतूत के ऊपर डाल दिया है कि जहां हम कह सकें कि IMF की नाराज़गी या जो जितने भी लैंडर्स हैं वो हमसे जो है वो अब खुश रहा करेंगे, क्योंकि हमने उन तमाम लीकेजेस को बंद करने का सिलसिला किया है कि जहां से पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद भाई, आप बहुत बखूबी जानते हैं कि मेरी पोजीशन बहुत क्लियर रही है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ से कोई जिसे कहते हैं इनहराफ नहीं है। मैं आज भी उसी पोजीशन को मेंटेन करता हूं। पाकिस्तान के लिए IMF इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। जब मैं कहता हूं कि ये नेसेसरी कंडीशन है तो इससे मतलब यह है कि आपने 23 से 24 अरब डॉलर वापस करने हैं अपने डेट में, अपने मार्कअप में, इंटरनेशनली। ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो पाएगा। आपने इसके अलावा 4-5 अरब डॉलर करंट अकाउंट का खसारा करना है। सो अगर ये 28-30 अरब आपने जमा करने हो, IMF की अम्ब्रेला आपको हेल्प करेगी। पहले जो 3 माह हैं, मैं थोड़ा सा मतलब नेगेटिव बात करना बहुत आसान होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पाकिस्तान को अब अगले 5 साल फवाद हमने इन्हीं 3 चीजों पे परखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अच्छे रिफॉर्म्स में स्मगलिंग को रोका, होर्डिंग को रोका, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोका, और डॉलर की एक अजीब सी मार्केट क्रिएट हुई थी जिसमें डॉलराइजेशन भी हो रही थी और स्मगल्ड गुड्स की पेमेंट्स भी हो रही थी, उनको रोका। एक मिनट खाकान साहब, कत्ता कलामी की मदद, क्या रोक लिया, क्या खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया? अगर कर दिया था तो फिर डॉलर जो है वो दोबारा से स्प्रिंग की तरह क्यों ऊपर आ रहा है? तो आई नो दैट यू आर अ स्मार्ट एंकर, इसलिए मैंने वर्ड एलिमिनेट नहीं यूज किया। मैंने बहुत कंफर्टेबली ये वर्ड यूज किया कि उनको रोका है। रोकने से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली एस्टैब्लिशमेंट ने और जो इस पर का सेटअप है केयरटेकर, उसने मिलकर ये कोशिश की कि इन चीजों को कर्ब किया जाए, यानी कि कम किया जाए, बढ़ने से रोका जाए। ऐसा नहीं है कि सारा जो डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो टूट गया है, अभी भी हवाला हुंडी हो रहा है, वेरी हर्टफुल फॉर पाकिस्तान, बट जिस तरह से हो रहा था वो बहुत कम हो गया। जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोका तो बहुत सी जो पेमेंट्स थी वो पाकिस्तान की तरफ से जा रही थी। जो 4-4.5 अरब डॉलर की ट्रेड थी वो कहीं 7 अरब डॉलर के करीब चली गई थी। ऐसे ऐसे गुड्स जा रहे थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो स्मगल होकर पाकिस्तान की मार्केट में बिक रहे थे। हमारी इनफॉर्मेलिटी बढ़ रही थी इकोनॉमी की और हमारी फॉर्मल इकोनॉमी हर्ट हो रही थी। सो उसको थोड़ा सा कर्ब करने की, रोकने की कोशिश की गई। इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। हम तो 25% कंटेनर जाकर चेक कर रहे हैं, हमने 10% एक ट्रांसपोर्ट सेस लगा। सो एक तो इकोनॉमी में ये तनाजुल था। अच्छा, दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि जो IMF की एडजस्टमेंट्स हैं, सो 2 तरह की चीजें हो रही हैं। IMF की एडजस्टमेंट्स को पूरा किया जा सके, उससे क्या मतलब है कि जो हमारे 4 तरह से IMF पाकिस्तान को असेस करती है और उन 4 तरह के जो अहदाफ हैं उन पे पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो मुहित है। नंबर 1 फिस्कल, आपने जिसका जिक्र किया, मालियाती खसारा जो है, FPR के टारगेट्स जो हैं, प्रोविंसेस से जो सरप्लस आना है, सो ये अहदाफ है। इनको इंडिकेटिव टारगेट्स कहते हैं, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहते हैं। हम लार्जली इनको मीट कर रहे हैं, अहदाफ को जो FPR से रिलेटेड हैं 30 सितंबर के। लेट मी बी एग्जैक्ट, 1977 का टारगेट था 3 माह का FPR ने कलेक्ट करना। FPR इज एट 2041, तो आप कंफर्टेबली कहेंगे कि ये मीट हो गया। बट ये सतह आगे FBR कुछ घबराया हुआ दिखाई देता है कि पता नहीं चीजें ठीक उस तरीके से होंगी नहीं होगी। दुरुस्त। सो ये मैंने इसीलिए वर्ड किया कि ये सतही गुफ्तगू है, हर कोई ये चीज आराम से आपको बता दे। दूसरी ये बात याद रखिए कि हमने एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा कर्टेल किया है पहले 3 माह में। अब मैं आपको कुछ हैरान कौन फिगर देता हूं। एक मिनट खाकान साहब, हमने जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल किया है इसलिए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास। जब वो होगी तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल यही सवाल IMF आपके सामने रखेगा। आपने वो जबान इस्तेमाल की है जो IMF आपसे करेगा। आपने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी रिलीज की है पहले 3 माह में। आपने इसका हदफ 1000 अरब से ऊंचा रखा हुआ है। तो IMF आपसे ये पूछेगा कि आप बाकी जो पैसे हैं वो कैसे करेंगे जनाब। इसी तरह आपने 40 अरब PSDP में, यानी कि हमारा डेवलपमेंट बजट 40 अरब खर्च किया है, जो हमने 950 अरब रखा हुआ है। तो IMF आपसे ये पूछेगा, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स उनको करनी पड़ेगी, पर आप ये भी कहेंगे कि हम
पीएसडीपी को अगर कम भी खर्च करेंगे इस साल में तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दैट इज ओके। हम करंट अकाउंट को, हम अपने फिस्कल खसारे को संभाल के मुल्क को इंड्यूस्ड स्लो डाउन के साथ चला रहे हैं, यानी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ें, इन्फ्लेशन को कम करें, नोट कम छापें। सो ये गुफ्तगू होगी। फिर एनर्जी पे गुफ्तगू होगी। आपने कोई 26-27 अरब कलेक्ट किया है एक्स्ट्रा, मैं मान लेता हूं कि सरकार ने ये बात ठीक किया, चले हम थोड़ी देर के लिए इस बात को इस तरह ले लेते हैं, पर वो अक्टूबर में कलेक्ट हुआ है। अभी तक 30 सितंबर के अहदाफ हमने देखने हैं, या वो कंपाइल नहीं हुए या पब्लिक नहीं हुए। सो लेट्स सी दोज नंबर्स कि हम एनर्जी का जो सर्कुलर डेट का बढ़ना था उस पे कहाँ खड़े हैं। हमने गैस की कीमत में 1 जुलाई को तब्दीली करनी थी, चले कोई बात नहीं, हमने 1 नवंबर को वो तब्दीली की। तो अगर वो आपने तब्दीली लेट की तो क्या 40-50-30 अरब 40-50 अरब का आपने एक सर्कुलर डेट बिल्ड किया, तो आईएमएफ आपसे पूछेगा कि उसको कैसे तय करना। मैं ये जुजियात इसलिए बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़ी कंडीशनैलिटीज लगाते हैं। ये गुफ्तगू एग्जैक्टली फवाद भाई ऐसे होती है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के 2 प्रोग्राम जो हैं, एक मैंने पाकिस्तान का दी ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी कंप्लीट किया जी, और जो 19 में जब प्रोग्राम साइन हो रहा था तो तब भी मैंने पाकिस्तान की सपोर्ट की और मैं उस टेबल पे मौजूद था, उस स्मॉल टीम का पार्ट था जब हमने वो प्रोग्राम साइन किया। वो इनकम्प्लीट रह गया, आई वाज नॉट विद द गवर्नमेंट लेटर, बट वो इनकम्प्लीट रह गया। जैसे कि हमेशा याद रखें, आईएमएफ को ब्लेम करना आसान है, 23वां प्रोग्राम है, 22 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, 21 इनकम्प्लीट थे। सो अगर आईएमएफ की आपसे बातचीत सही भी है, आईएमएफ के आपके रिफॉर्म सही भी हैं, आपने वो भी काबिल अमल नहीं किए। खाकान साहब, ये तो आप एक और साइड बता रहे हैं ना, टैक्सेशन की साइड पर सुना है उन्होंने एफबीआर से रिपोर्ट मांगी है और कहते हैं कि जी आप कोई एमनेस्टी नहीं देंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान पहले भी वादा कर चुका है, दोबारा क्यों मुतालबा हो रहा है? क्या उन्हें कोई शक है पाकिस्तान के ऊपर? ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, क्योंकि मैं एमईएफपी को बहुत गौर से पढ़ता हूँ। एमईएफपी क्या चीज है? ये वो मेमोरेंडम है जो हम आईएमएफ के साथ दस्तखत करके भेजते हैं कि वी विल कंप्लाई विद दीज थिंग्स। वो क्यों आपसे एमनेस्टी की बात करते हैं? ये कंटिन्यूअस हमारा उनके साथ तय है बेंचमार्क कि हम कोई भी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम विच इज टिल मार्च अप्रैल हम कोई नई एमनेस्टी नहीं देंगे। तो वो आपको अगर दोबारा कह रहे हैं ये बात, कोई हर्ज नहीं है, हम एग्री करते हैं, हम नहीं देंगे। अब आप आ जाइए रिटेल, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट, ये मेरे तीनों फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल है मैंने कोई 60-65 आर्टिकल लिखे हैं। आज न्यूज अखबार में एक मेरा आर्टिकल है जो शुरू होता है कि 2029 में हम खड़े हुए हैं। मैं आपको भी गुजारिश करूंगा कि आप जरूर वो पढ़िएगा कि हम 2029 में खड़े हुए हैं, तो विद इन एन इलेक्टोरल साइकिल हमने क्या अचीव किया। तो उसमें मैंने एक चीज ये लिखी है कि ये जो 3 सेक्टर हैं इनको हमने डिसइंसेंटिवाइज किया, यानी हमने उनमें ऐसा टैक्स लगाया, हमने ऐसी रेगुलेटरी रेजिम कायम की कि कोई पैसे रियल एस्टेट में ना डाले, कोई रिटेलर जो है वो हमसे मशीन्स के अलावा चार्ज ना करे, यानी कि मशीन्स होंगी तो हमें पता चलेगा उसकी रिटेल सेल क्या है। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कभी कभी दुख होता है कि 23% इकोनॉमी एग्रीकल्चर की है। जब मैं टैक्स कलेक्शन 3 से 5 अरब रुपए की देखता हूं तो मुझे दुख होता है इस बात पे। ऐसा नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर को पनपते हुए नहीं देखना चाहता, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो मेरी पूरी इकोनॉमी का 23% हो और टैक्स का वो 4-5 अरब दे रहे हो। बिल्कुल, जहां एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करना है वो करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हमारे यहाँ ना टैक्स कल्चर बड़ा अजीब व गरीब है। जैसे ही आप किसी पे टैक्स लगाते हैं वो कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि मैकेनिज्म कोई मौजूद नहीं है कि जो ये तय करे कि इसकी कीमत होनी क्या चाहिए। बुनियादी तौर पे तो सिस्टम का एक फ्लॉ है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं लगाना चाहिए। मैं वैसे ही बिल्कुल एक आम आदमी की तरह मेरे जहन में सवाल था कि अगर किन्नू की फसल के ऊपर टैक्स लगा दें आप कि जी ऑरेंजेस जो हैं ये हर पेटी के ऊपर 5 रुपये टैक्स होगा जितना आप उसकी वो कर रहे हैं, तो उसने पेटी के ऊपर टैक्स लगा देना है। फवाद भाई बात तो आपकी सही है, पर ये बात इस तरह से लीजिए कि अगर हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना लगाएं तो हमें जीएसटी को 18% पे रखना चाहता है। जीएसटी आप भी उतना ही देते हैं, आपका कैमरामैन भी उतना ही देता है, आपके जो मालिक हैं इसके वो भी उतना ही देते हैं। कहने का क्या मकसद है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर इनकम अर्नर्स सब एक जीएसटी दे रहे हैं, एक चीज जो वो खरीद रहे हैं। जीएसटी को ब्रॉड बेस करके कम करने का तरीका ही ये है ना कि हम अगर डायरेक्ट इनकम टैक्स, डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्सेशन में जाएं जो 30% है आपकी इकोनॉमी
कि टैक्सेशन का 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। अगर उसमें जाएंगे तो जीएसटी कम होगा, तो जो चीजों पे आप जीएसटी देते हैं वो कम देना पड़ेगा। सो कहने का मकसद ये, साथ साथ एग्रीकल्चर सस्ता किस तरह होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का हल एक है, और वो ये है कि जब मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, जिस मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ी है वहां पे इन्फ्लेशन को तकवीयत मिलती है, यील्ड्स बढ़ेंगी। अगर आप बेहतर सीड से काम करेंगे, अगर आप कॉटन उतनी ही उगाएंगे जितनी उस हेक्टर पे चाइना या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया उगा रहे हैं, तब आप कामयाब होंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी 1/4 है, 1/3 है, हाफ है यील्ड्स कंपेयर टू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो चीजें महंगी होंगी, टैक्स तो मतलब आएगा ही बात। सो ये सब रिफॉर्म्स हैं। अब हम आखिर की तरफ जब जा रहे हैं तो गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि अब ये डीप रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी के, यानी कि जिसको हम सिम्टम्स से बाहर निकल के, प्राइस चेंजेस से बाहर निकल के, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उससे निकल के इकोनॉमी का जो असल रिफॉर्म है उसकी तरफ जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमने कैसे पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी है ताकि एग्रीकल्चर की इनकम भी बढ़े, टैक्सेशन को कैसे लाना है ताकि उसको ब्रॉड बेस करें। ये एजेंडा आईएमएफ का नहीं है, ये आपका और मेरा एजेंडा, ये हमारा कौमी एजेंडा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये है 5 years ऑफ पाकिस्तान। आज मैंने एग्जैक्टली यही आर्टिकल जो है अखबार कि 5 years, अगर मैं 29 में खड़ा हूं, क्या मुल्क दिखना चाहिए 5 साल की कारकर्दगी पे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ नैरेटिव नाउ, बिकॉज एक नई हुकूमत 8 फरवरी के बाद, इलेक्शंस के बाद मार्ज़े वजूद में आने की को है। सो हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, लेके भी उन्होंने चलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है खाकान साहब, काफ़ी जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू होने से रह गई, लेकिन बहुत सी बातें हो भी गई हैं जिसमें असल बात फिर यही समझ में आती है कि टैक्स आप जब ही लेंगे कि जब आप रिफॉर्म्स कर सकेंगे और आपकी तमाम चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तभी मुमकिन है कि हर फर्द से आप उसके हक का टैक्स ले सकें, दूसरे के ऊपर उसका असर ना हो सके। और भी बहुत सारी बातें हैं, जो हमारा ख्वाब है वो तभी पूरा होगा कि जब एक रिफॉर्म्स हों, और रिफॉर्म्स के नतीजे में हम IMF के साथ जो अपना ताल्लुक़ है उसको भी तोड़ सकेंगे, मुल्क को आगे भी लेके जा सकेंगे और मईशत को बेहतर भी कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।